हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ तर्क प्रभा। आज ये लेक्चर 2 सीरीज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और पिछले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ऑफ आरटीआई के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में आरटीआई एक्ट को हम पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, बेसिक स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, क्या क्या चीज़ का हमको ख्याल रखना है, उसके सब मतलब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का के जितने पॉइंट्स हैं सब मैंने कवर किए। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। आरटीआई को एक्ट की वजह से पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में जो हम लोग का बेसिक पर्पस है ये है कि इस एक्ट को किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाए जिससे ये एक्ट पढ़ने में आसानी हो। देखिए, जब भी आप आरटीआई पढ़ेंगे और या आपने आरटीआई पढ़ लिया हो या जब इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट कर लिया हो, उसके साथ अपने आरटीआई का कोर्स पूरा अच्छी तरह जब ख़त्म कर लेंगे, तब आप एक कंक्लूशन में आएंगे कि ये एक्ट में जो एक प्रॉब्लम है वो है कि इसका जो सेक्शंस का सिंक्रोनाइजेशन अच्छे तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे से नहीं दिया गया है। बेसिकली ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का तो एक्ट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला एक्ट है, नॉट कम्प्लीटली कंसेप्चुअल काइंड ऑफ एक्ट। बट इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए एक्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जो नॉर्मली हर एक्ट में होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। तो एक्सटेंट हमको पता चल गया। और उसके बाद जो द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, ये सब जो बताया गया ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि विथ मतलब जैसे हम लोग चैप्टर के साथ जाते रहेंगे, विच टाइम हमको हर एक टॉपिक में समझ में आएगा बेसिकली ये सब का मीनिंग क्या है। और कुछ कुछ रेलिवेंट पार्ट्स है और कुछ कुछ इरिलेवेंट है। हम लोग के सिलेबस को देखते हुए और हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि कुछ स्किप ना हो। तो आज के वीडियो में डेफिनेशंस को हमको पढ़ना है और डेफिनेशंस पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि एक एक्ट का सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है उसका डेफिनेशंस। बिकॉज हर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन इस एक्ट में इस वर्ड को किस तरह यूज़ किया गया है वो उसके डेफिनेशन से पता चलता है। तो पहला है टू एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ एस्टेब्लिश्ड, कंस्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। ये जो वर्ड है कंस्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और इसको ये सुनने से आपको समझ में आएगा कि ये कंट्रोल के बारे में थोड़ा बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, अगर ये सब फैक्टर्स ना हो तो कंट्रोल एब्सोल्यूट नेचर में समझ में नहीं आता। तो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट होने के लिए ये सब होना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी पब्लिक अथॉरिटी के रिलेशन में, और पब्लिक अथॉरिटी में बेसिकली ये चीज़ ही हमको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूटेड, ओन, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस। अब इस पर आप इतना मतलब कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली आज अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है किसी से, तो एक बॉडी से, पर्टिकुलर बॉडी से लेना है या एक पर्टिकुलर पर्सन से लेना है। पर्टिकुलर पर्सनली आप कभी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे एक्ट यूज़ नहीं कर सकते, कारण राइट टू इन्फॉर्मेशन एक राइट टू नो और राइट टू प्रिवेसी के बीच में आता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स हमको दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू नो, तो उसका एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। तो बेसिकली अगर एक इन्फॉर्मेशन है विच इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस, वही आप लेंगे। आप किसी भी अरे गहरे इंसान से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। इसीलिए उसके लिए किससे ले सकते हैं, वो एक बॉडी होना पड़ेगा ना। वो बॉडी कौन है? एक बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होगा, तो उससे आप इंफॉर्मेशन लगे जो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो आप धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड आप सुन रहे हैं ना, ये आर्टिकल 12 में भी था। और इससे ही पता चलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्रोजेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, ताकि डेमोक्रेसी को ट्रूएस्ट सेंस में वो रिफ्लेक्ट कराए। अब जो सेकंड है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। इस एक्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया गया है, इस एक्ट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो ये सब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिनको मतलब हम आगे पढ़ेंगे, उनका काम होता है कि इंफॉर्मेशन देना। अगर वो एक्ट को देखेंगे, एक्ट में के परव्यू में अगर उनको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ तो उनका काम है उसको देना। अगर उन्होंने अपना काम गलत किया या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जो देने लायक नहीं है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन कमीशन अच्छे से उसका ध्यान रखती है, वो देखती है कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सही से काम कर रहा है कि नहीं, या दूसरा जो भी चीज़ें आरटीआई को लेके। तो ऐसा एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, उसके भी चीफ है, जिसके बारे में, जिसके कंपोजिशन के बारे में हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, आरटीआई एक्ट का क्या अभी प्रेजेंट सिनारियो, क्या हालत होके रखा है, ये सब हम लोग को जानना है इस एक्ट को पढ़ते हुए। और जैसे ही हम नीचे आएंगे आप देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बताया गया है। यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाता रहूँ तो जब मैं रियली वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डेफिनेशंस यूज़ करने हुए, डेफिनेशंस के मतलब नहीं जानने हैं, मतलब डेफिनेशन रटना नहीं है। कुछ डेफिनेशंस है जो आपको रटने पड़ेंगे, जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है वो आपको मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन आपको हमेशा समझना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि हु इज़ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई, और ये कभी कभी एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, जो आप आर्टिकल 12 के साथ रिलेशन करके कर सकते हैं, या सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी का सवाल पूछ सकते हैं। जुडिशियरी क्या पब्लिक अथॉरिटी में आता है कि नहीं, ये सब हम देखेंगे। फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी जो चैप्टर 2 में है, वो हमको समझना है कि पब्लिक अथॉरिटी का क्या क्या काम होता है, क्या क्या उसको रखने पड़ते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन को हेल्प करने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों को जल्दी मिले। पर्पस क्या होता है। फिर ये जो डेफिनेशन है रिकॉर्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको समझना पड़ेगा। एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, microfiche and facsimile copy of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfilm whether enlarged or not, ये सब आपको अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा, एटलीस्ट याद करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसके MCQs भी आते हैं तो उससे MCQs बनेंगे आपके। फिर आपको डायरेक्ट व्हाट इज़ रिकॉर्ड अंडर आरटीआई कौन सा सेक्शन में बताया गया है, तो आपको 2I बताना पड़ेगा। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का रियल डेफिनेशन क्या है, वो भी 2J में दिया गया है। फिर अलग से राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ डिफाइंड है हम लोग के एक्ट में, वो हमको समझना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स लाइक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 15 में अच्छे से बताया गया है, उसका पूरा चैप्टर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब 15 में बताया गया है। ये सब जस्ट नाम दे के रखा है, इसके बारे में अलग अलग करके हमारे लिए अलग अलग चैप्टर्स है जो हमको समझना है। सो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, बट द अप्रोच शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि आपको कैसे इस एक्ट को पढ़ना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं और एक वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगा, और ये पूरा आरटीआई तो ख़त्म करने का टारगेट मैंने लेके ही रखा है, और उम्मीद है आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। मेरा चैनल नया है, आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियोस तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये सब्जेक्ट जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे ही सब्जेक्ट देखना चाहते हो। और जो आपका सजेशन है कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आप मेरे को बताते रहिएगा। सो बाय देन मतलब